हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा पार्टिसिपल का प्रयोग करके जो सारा क्वेश्चन था वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके जो सारी चीज़ें थी वो सारा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया है। और आज हम लोग लेकर आए हैं अगला रूल, जो कि हमारा है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आज हम लोग उसी के रूल्स के बारे में आज लोग चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग उसके प्रैक्टिस सेट को लेकर आएंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग रूल की तरफ। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इसका रूल, जो हमारा छठा रूल है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो कैसे बनाएंगे जरा देख लेते हैं। यहाँ पर जो रूल लिखा गया है, यहाँ पर रूल छोटा है, बहुत छोटा ही मैंने लिखा है और इतने में ही आप लोग समझ जाएंगे। तो नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा कि फ्रेज क्या होता है और अपोजिशन क्या होता है। ये दोनों बातें हमको समझ में आनी चाहिए कि नाउन और फ्रेज, नाउन तो समझ ही रहे हैं, फ्रेज क्या होता है, अपोजिशन क्या होता है। तो अगर हम फ्रेज की बात करें तो फ्रेज क्या होता है। फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has not any finite verb is called phrase। तो क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होता है उसे ही क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो यही हमारा फ्रेज होगा। और वो फ्रेज क्या होगा, किसी नाउन के बारे में बताएगा, किसी को बताएगा। और अपोजिशन का मतलब क्या होता है, अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, किसी के एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन दिया गया होगा और उस बात को लिखा गया होगा फ्रेज में, तो हम उसको किस में करेंगे, अपोजिशन में लिखेंगे। अपोजिशन में लिखने का मतलब किसी नाउन के बगल में लिखेंगे। यानी अपोजिशन में लिखने का मतलब यही है कि जब किसी नाउन के बारे में किसी दूसरे नाउन या फ्रेज से व्याख्या की गई हो, उसको एक्सप्लेन किया गया हो, तो उस एक्सप्लेनेशन को उठाएंगे और उस नाउन के बगल में रखना ही क्या कहलाता है, अपोजिशन में रखना कहलाता है। तो यही चीज हमको करना है। तो यहां पर अगर हम देखें, तो अगर हम शुरू करें तो उससे पहले हम लोग देखेंगे इसका रूल कि क्या है। जब किसी नाउन के लिए किसी दूसरे नाउन या फ्रेज अभी बताया, जब किसी नाउन के लिए किसी दूसरे नाउन या फ्रेज, मान लो कि एक नाउन है और इसके लिए एक और नाउन का यूज हुआ और एक फ्रेज का यूज हुआ है ना, व्याख्या की जाए, इस नाउन और इस फ्रेज से इस नाउन की व्याख्या की जा रही है, तो हमको क्या करना है, तो व्याख्या करने वाले नाउन या फ्रेज को, यानी व्याख्या करने वाले नाउन या फिर फ्रेज को क्या करना है, उस नाउन के बगल में दो कॉमा के बीच में लिख देते हैं। यानी अगर मान लो फ्रेज केवल आया है तो फ्रेज को आएंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे इस फ्रेज को लिखेंगे और फिर यहाँ पे दो कॉमा के बीच में हमने लिख दिया, फिर बाकी बचा हुआ सेंटेंस हम लिख देंगे। यानी यहाँ बोला गया जब किसी नाउन के लिए किसी दूसरे नाउन या फ्रेज से व्याख्या की जाए, यानी उसका एक्सप्लेन किया जाए, तो व्याख्या करने वाले नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में दो कॉमा के बीच में लिख देते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो अभी इस डेफिनेशन को जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो नहीं कहेंगे, इसको रूल ही कहेंगे। तो क्या है हमारा, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि किसी नाउन के बारे में कोई नाउन या फ्रेज आया रहेगा, उस नाउन या फ्रेज को उठाएंगे और वहां पर उस नाउन के बगल में रख देंगे जिसकी व्याख्या वो कर रहा है, जिसको एक्सप्लेन वो कर रहा है। तो अगर हम बात करें पहले सेंटेंस में, रमेश इज अ डॉक्टर, रमेश क्या है, एक डॉक्टर है। ही हैज डन मेनी गुड डीड्स, और रमेश ने कई सारे अच्छे काम किए हैं। तो अब यहाँ पर बताइए कि किसके बारे में बात हो रही है, किसी नाउन के बारे में बात हो रही है, किसको एक्सप्लेन किया गया है, रमेश को एक्सप्लेन किया गया है। तो रमेश के लिए और किस वर्ड का हम यूज कर रहे हैं, किस नाउन या फिर फ्रेज का यूज करें। रमेश को हम और क्या कह सकते हैं, अगर रमेश को कहने वाली बात समझ में आए तो रमेश को हम डॉक्टर कह सकते हैं, रमेश को डॉक्टर कह सकते हैं कि नहीं। डॉक्टर कौन है, रमेश, रमेश कौन है, डॉक्टर है। तो डॉक्टर को हम रमेश और रमेश को डॉक्टर कह सकते हैं। तो ये इसके लिए आया है। अगर हम आगे भी बात करें, ही हैज डन मेनी गुड डीड्स, तो यहाँ पे गुड डीड्स, मेनी गुड डीड्स, क्या रमेश को कहेंगे, नहीं, उसने तो वो काम किया है ना। तो अब यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि ये जो हमारा रमेश है, इसी के लिए ये एक नाउन का यूज किया गया है जो कि है क्या, डॉक्टर।
तो अब इस डॉक्टर को क्या करेंगे, रमेश के बगल में हम लोग लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, रमेश कॉमा, 2 कॉमा के बीच में, अब मैंने बताया ना नाउन के बगल में 2 कॉमा के बीच में लिख देते हैं ना। तो एक कॉमा यहां पे लगाया। अब इस नाउन को लिखेंगे अ डॉक्टर, फिर कॉमा लगाएंगे। अब बाकी ये तो इसका काम हो गया। और एक बात, जहां से हम अपोजिशन के लिए उठाएंगे नाउन या फ्रेज को, उसके बगल वाले लिंकिंग वर्ब को हम हटा देंगे। ये इंपॉर्टेंट रूल है। अगर जहां से हम अपोजिशन के लिए नाउन या फ्रेज को हटाते हैं, उसके बगल के लिंकिंग वर्ब को हम हटा देते हैं। ठीक, अब बात आती है इसको लिखने की। तो ही को हटा देंगे सब्जेक्ट को, क्योंकि ये सब्जेक्ट वही रमेश है और वो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये बचा हुआ है हमारा, तो क्या हो जाएगा, हैज डन मैनी गुड डीड्स। ठीक, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, बातें समझ में आ रही है। अब आगे देख लेते हैं। टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। तो यहां पर ये बातें समझ में आ रही है कि किसके बारे में बात कही जा रही है। तो यहां टैगोर के बारे में बातें की जा रही है। ठीक है, टैगोर के बारे में बातें की जा रही है। तो टैगोर को बताओ क्या क्या कहा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनको क्या क्या कहा गया है। वो लेखक हैं किसके, गीतांजलि के। यानी टैगोर को बोला गया है कि वो गीतांजलि के लेखक हैं। तो है भाई, टैगोर को हम कह सकते हैं ना द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ये भी कह सकते हैं। और उनको ये भी बोला गया है अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, भारत के महान कवि। टैगोर को ये बात बोली गई है। तो अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि इस टैगोर के लिए 2 फ्रेज का यूज हुआ है। एक है द ऑथर ऑफ गीतांजलि। देखो, अच्छा फ्रेज की बात करें, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन कोई भी फाइनाइट वर्ब दिख रहा है नहीं। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसमें भी कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो ये भी हमारा फ्रेज हुआ। तो अब इस फ्रेज को हमको क्या करना है, टैगोर के पास रखना है। लेकिन यहां पे ध्यान देना है, दोनों फ्रेज को हम उठा के नहीं लाएंगे, एक फ्रेज को रहने देंगे। क्योंकि भाई हमको अभी तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि यहां से हमने ये नाउन को हटाया तो ये वाला ये फाइनाइट वर्ब हमारा हट गया। अगर हमने यहां से इसको अपोजिशन में इसके लिखा, अपोजिशन में मतलब बगल में लिखा, तो ये वाला वर्ब हट जाएगा। और इसको उठा के रखेंगे तो ये वाला भी वर्ब हट जाएगा। यानी 2 सेंटेंस, दोनों को दोनों वर्ब गायब। हमको एक सेंटेंस बनाना है तो भाई एक वर्ब रहना चाहिए ना, तो बिना वर्ब का तो हमारा सेंटेंस होगा नहीं। तो हमको क्या करना है, या तो इसको हम अपोजिशन में लिखें या तो उसको हम अपोजिशन में लिखें, जैसी आपकी इच्छा कर सकता है। तो आप यहां पर अगर इसको भी रख सकते हैं, उसको भी, मेरी इच्छा है इसको रखने की। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये हो जाएगा टैगोर कॉमा अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। और यहां पे लगाएंगे कॉमा, 2 कॉमा के बीच में हो गया। अब क्या लिखेंगे, अगर हम इसको भी अपोजिशन में लिख देंगे तो ये वाला भी वर्ब हट जाएगा, और इसमें वर्ब हमको मिलेगा नहीं। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है, ये बातें ध्यान देना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ये चीज हो जाएगा। ठीक, अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या हम इसको पहले लिख सकते हैं। हाँ, जरूर लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं टैगोर कॉमा द ऑथर ऑफ गीतांजलि कॉमा वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें एकदम आसान है। ठीक, लास्ट वाला देख लेते हैं। यहां पर तीसरा, इंदिरा गांधी वॉज अवर प्राइम मिनिस्टर, सी वॉज शॉट डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड। इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थी, वो अपने सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मार दी गई। तो यहां पर अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी के बारे में बात हो रही है ना, तो बताओ इंदिरा गांधी को क्या कहा गया है। इंदिरा गांधी को हम कह सकते हैं कि अवर प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं कि नहीं, और इंदिरा गांधी को कुछ कह सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड कहेंगे नहीं ना, वो तो दूसरे कोई थे। उन्होंने क्या किया था, शूट किया था, गोली मारा था इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी को केवल हम कह सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर। तो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे यहां पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी कॉमा अवर पीएम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 2 कॉमा के बीच में रख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे,
क्या हो जाएगा, अब ये सी हटाएंगे क्योंकि सी इंदिरा गांधी के लिए यूज हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉज शॉट डेड, शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो इतनी चीजें समझ में आई, सब एकदम आसानी से मैंने बताया, इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या समस्या है आपकी। ठीक है, तो और अगले वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज को देख लेंगे। एक्सरसाइज नंबर जो क्या है, अगर एक्सरसाइज नंबर की बात करें तो एक्सरसाइज नंबर 5 है। जो एक्सरसाइज नंबर 5 है हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे और पूरा एक एक करके सारा वीडियो देखेंगे। लगभग इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, लगभग आधा घंटे का वीडियो एक बनेगा, तो उसमें देख लेंगे, लेकिन ये लगभग 10-12 मिनट का वीडियो है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।